हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैम बूस्ट में। तो आज हम लेकर के आए हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 15। आज के लेक्चर में हम हमारी रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बीन्स के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हम 3 इंटरमीडिएट को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाएं कार्बीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बीन क्या होती है। अगर हमारे पास कार्बन डाइवेलेंटली बॉन्डेड हो विद 2 मोनोवेलेंट एटम्स या ग्रुप्स, आर यहाँ पर या तो मोनोवेलेंट एटम हो या मोनोवेलेंट ग्रुप हो, हम लिख देते हैं यहाँ पर कि आर कोई भी मोनोवेलेंट एटम जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, या कोई मोनोवेलेंट ग्रुप हो जैसे फिनाइल ग्रुप हो गया, और एंड मैनी मोर। अगर कार्बन 2 मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप से डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड हो और वो न्यूट्रल हो, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, और उसके पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो यानी लोन पेयर हो, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं कार्बीन। जो हमारे पास Cr2 है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बीन है। इसे हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बीन। C divalently bonded with 2 monovalent atoms या groups and having lone pair। R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, नॉट ए बिग डील। अब हम R की एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एटम लेते हैं। R को हम सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन लेते हैं, तो हमारे पास जो स्पीशीज़ फॉर्म हो रही है वो होगी कार्बन HH। ये जो स्पीशीज़ हमारे पास फॉर्म हुई है इसे हम बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। जो मिथाइलिन है ये हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बीन है, सिंपलेस्ट कार्बीन। और आपको मैं बता दूं कि आगे जितनी भी कार्बीन क्लासिफाइड होंगी, जितनी भी कार्बीन डिराइव्ड होंगी, वो इसी स्पीशीज से होंगी। इसीलिए हम इसको पेरेंट स्पीशीज भी बोलते हैं। पेरेंट स्पीशीज की जो कार्बीन्स हैं वो फर्दर मिथाइलिन से ही डिराइव होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम मिथाइलिन में 2 हाइड्रोजन एटम को हटाकर 2 क्लोरीन एटम को ऐड करते हैं, और एक केस में हम 2 हाइड्रोजन एटम को हटाकर 2 फिनाइल मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्पीशीज़ फॉर्म होगी वो होगी कार्बन Cl2, और यहाँ पर जो हमारे पास स्पीशीज़ फॉर्म होगी वो होगी कार्बन C6H5 ट्वाइस। ये जो स्पीशीज़ फॉर्म हुई है इसे हम बोलते हैं कार्बीन, और इसका पर्टिकुलर नेम है डाइक्लोरोकार्बीन। और ये जो हमारे पास स्पीशीज़ फॉर्म हुई है इसे भी हम कार्बीन बोलते हैं, और इसका पर्टिकुलर नाम हो जाएगा डाइफिनाइल कार्बीन। अब जो ये स्पीशीज़ हमारे पास फॉर्म हुई इसे हम कोलेक्टिवली मिथाइलिन्स भी बोलते हैं। मिथाइलिन्स ऐसा क्यों बोलते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी कार्बीन्स होंगी वो डेराइव होंगी मिथाइलिन से, और इसीलिए हमने इसको पेरेंट स्पीशीज़ बोला, और डेरिवेटिव ऑफ मिथाइलिन यानी मिथाइलिन्स, इसलिए इसको नाम दिया। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कार्बीन को, हमने देखा कि अगर कार्बन एटम है डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड है विद 2 मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप, ये आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, और उसके पास लोन पेयर हो, ऐसी स्पीशीज़ को बोलते हैं हम कार्बीन, और इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बीन। अगर हम आर को रखें एक सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम, तो हमारे पास जो स्पीशीज़ फॉर्म होती है मिथाइलिन, जिसे हम सिंपलेस्ट कार्बीन भी बोलते हैं, और ये हमारे पास पेरेंट स्पीशीज़ है, क्योंकि फर्दर जितनी भी कार्बीन्स हमारे पास डिराइव्ड होंगी वो इसी स्पीशीज़ से होंगी। हमने देखा कि 2 हाइड्रोजन
एटम्स को हटाकर 2 क्लोरीन एटम्स को लगाया, 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर 2 मॉलिक्यूल्स को लगाया फिनाइल के, तो हमारे पास फॉर्मेशन डाइफिनाइल कार्बिन की और डाइक्लोरो कार्बिन की, और इन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मिथाइलिन्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिथाइलिन से डिराइव की गई है। तो आप इन्हें नोट करें, फिर हम कार्बिन की डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब हम कार्बिन की डेफिनेशन पर चलते हैं। ए कार्बिन is a molecule which contain a neutral carbon atom, with two unshared valence electrons and its general formula is R, ये डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड है कार्बन हैविंग टू लोन पेयर, एंड R और R डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी, यहाँ हम सेम ले रहे हैं। वेयर R यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर R रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, और वो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? या तो कोई मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप, दैट इज मोनोवैलेंट एटम या कोई ग्रुप हो सकता है। यही हमने थ्योरी में डिस्कस किया था और वही एज इट इज़ हमने डेफिनेशन में लिखा। तो आप कार्बीन्स की डेफिनेशन को नोट करें, फिर हम कार्बीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कार्बीन हाईली रिएक्टिव क्यों है। कार्बीन हाईली रिएक्टिव है ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है कार्बीन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, और हमने उसकी डेफिनेशन में देखा कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो काफ़ी अनस्टेबल हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्बन हाईली रिएक्टिव क्यों है। तो आप देखिए कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और ये साथ ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो यही हम लिख देते हैं कि कार्बीन्स are highly reactive due to their strong tendency to accept 2 more electrons हम लोन पेयर भी बोल सकते हैं, लोन पेयर, 2 more electrons in order to complete its octet, in order to complete its octet। तो चलिए हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि कार्बीन्स आर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड Lewis acids
अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड्स की डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कार्बन को हम इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि देखिए कार्बन में जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसको 2 और इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, हमने लिखा है ऊपर एक्सेप्ट लोन पेयर, उनको हम क्या बोलते हैं? Lewis acids. तो दैट्स वाई कार्बीन्स आर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड Lewis acids। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करें, फिर हम देखते हैं कुछ मेथड्स कार्बन को जनरेट करने के। तो चलिए कार्बन में फर्दर हेडिंग लगाएं जनरेशन ऑफ कार्बन, जिसमें हम सबसे पहला मेथड देखेंगे बाय थर्मल और फोटोकेमिकल decomposition of oxygens। थर्मल मतलब यहाँ हीट से और फोटोकेमिकल मतलब लाइट से। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पर ऑक्सीरेन ले रहे हैं, वो है 1,2-डाइफिनाइल ऑक्सीरेन, जिसका मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। कार्बन OCH C6H5 H C6H5 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। या तो हम इसकी डिकम्पोजिशन करें हीट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में, यानी फोटोकेमिकल कंडीशन, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है कार्बन की। आप इन स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे हाफ हेडेड एरो यूज़ किया है और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन पे, तो हमारे पास कार्बन तो फॉर्म हो गई C6H5 CH और ये लोन पे, और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे, हमारे पास फॉर्म हो गया C6H5 CH डबल बॉन्ड O, यानी C6H5 CHO, यानी ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई बाय प्रोडक्ट में बेंजल्डिहाइड की। और हमारे पास प्रोडक्ट में जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें मिला है फिनाइल कार्बीन। देखिए कार्बन डाइवेलेंटली बॉन्डेड है और उसके पास लोन पेयर भी हैं, और यही हमने कार्बीन की डेफिनेशन में देखा हो जो हमारे पास भी। और जो ये हमने रिएक्टेंट लिया है इसका नाम है 1,2-डाइफिनाइल ऑक्सीरेन। तो आप इस मेथड को नोट करें, फिर हम एक और मेथड डिस्कस करते हैं कार्बन को जनरेट करने का। तो चलिए सेकंड मेथड लिखिए बाय थर्मल एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो चलिए सेकंड मेथड लिखिए बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन्स। हम यहाँ साइक्लोप्रोपेन्स में ले लेते हैं फिनाइल साइक्लोप्रोपेन को C6H5 H CH2 कार्बन H और यहाँ सिग्मा बॉन्ड। ये जो हमारे पास स्पीशीज़ है ये है फिनाइल साइक्लोप्रोपेन। जब हम इसके डिकम्पोजिशन करते हैं या तो हीट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में, वही प्रीवियस मेथड वाला स्टेप, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, वो जो हमारे पास कार्बन स्पीशीज बन गई CH2 विद लोन पेयर। इसे हमने शुरू में देखा था, क्या नाम है इसका? वेरी नाइस, मिथाइलिन। प्लस में बाय प्रोडक्ट में देख लेते हैं, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर, हमारे पास बन गया C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो स्पीशीज़ हमारे पास फॉर्म हुई है इसका नाम है फिनाइल इथीन। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड
कार्बीन्स को जनरेट करने के लिए बहुत से मेथड हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कार्बीन की जनरेशन में। आप अपनी रेफरेंस नोटबुक में भी देख सकते हैं, यहाँ हमने 2 ही मेथड को डिस्कस किया विच इज़ सफिशिएंट। तो आप इसे नोट करें, फिर हम लेक्चर के इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी टाइप्स ऑफ कार्बीन्स की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बीन को। टाइप्स ऑफ कार्बीन में बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगलेट कार्बीन और जो दूसरा टाइप होता है वो है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन। अब कब कार्बीन सिंगलेट कार्बीन होगी और कब कार्बीन ट्रिपलेट कार्बीन होगी, ये डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास नॉन बॉन्डिंग उनकी पेरेंट्स और अनपेरेंट्स पे। अगर जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हैं तो हमारे पास जो कार्बीन होगी वो होगी सिंगलेट कार्बीन। यानी जो ट्रिपलेट कार्बीन है अगर उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड होंगे तो ऐसी कार्बीन को हम बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। अगर पेयर्ड हों तो ऐसी कार्बीन को हम बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन। यानी बेसिकली जो सारा खेल है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन का है। तो आप इन टाइप्स को नोट करें, फिर हम सिंगलेट कार्बीन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ कार्बीन में सबसे पहले हेडिंग लगाएं सिंगलेट कार्बीन की। तो चलिए डेफिनेशन पर चलते हैं। इफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 लिख लें, यहाँ हमारे पास बात हो रही है इन 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। इफ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल, यानी हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हों। इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड अदर ऑर्बिटल इज एम्प्टी। अदर ऑर्बिटल इज एम्प्टी, then the carbene is termed as singlet carbene. Termed as singlet carbene. अब कैसे एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो और कैसे एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सिंगलेट कार्बीन के स्ट्रक्चर को। जो सिंगलेट कार्बीन का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कार्बन डाइवेलेंटली बॉन्डेड टू 2 मोनोवेलेंट एटम्स या ग्रुप्स आर मे बी सेम और डिफरेंट, और एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो और एक ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो। मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस चौक से शो कर रहा हूँ। देखिए एक ऑर्बिटल एम्प्टी है और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। जो सिंगलेट कार्बीन में सेंट्रल कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, यानी दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये है हमारे पास एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल, और R के साथ इन कोवेलेंटली बॉन्डेड यानी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन। स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन। तो आइए हम इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं कि देखिए जो सेंट्रल कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो मतलब जो कार्बीन्स हैं वो प्लेनर हुई कि नहीं, कार्बीन्स आर प्लेनर स्पीशीज। तो ये तो हो गई इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम शेप की बात करें, यानी ज्योमेट्री और शेप में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, लेकिन सॉरी काउंट में बोल रहा हूँ, कंसीडर एक अच्छा वर्ड होगा कि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को कंसीडर करते हैं
और जो शेप है उसमें हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। अब मैं इसको छुपा ले रहा हूँ। देखिए आपके पास क्या शेप बन करके आ रही है, एक वी शेप बन करके आ रही है कि नहीं, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ देखें, ये आर देखिए कुछ इसी तरह से है कि नहीं, यानी एक बेंट शेप है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बीन है उसकी शेप क्या है, बेंट। कार्बीन्स आर बेंट शेप्ड। और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। और ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, वेरी नाइस, डायामैग्नेटिक। कार्बीन्स आर डायामैग्नेटिक। हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, वहाँ पैरामैग्नेटिक था और यहाँ पर डायामैग्नेटिक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीइंग डायामैग्नेटिक singlet carbene are not detected by ESR spectroscopy। ESR होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, लिख देते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। बेसिकली ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है हमारे पास, ये वाई है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम उन मटेरियल को स्टडी करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। आई यूज द वर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर तो डायमैग्नेटिक होने के कारण हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो वही बात यही कही गई है कि बीइंग डायमैग्नेटिक सिंगलेट कार्बन आर नॉट डिटेक्टेड बाय ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वहाँ तो हम कैसी स्पीशीज को स्टडी करते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कि जनरल फॉर्मूला में हमने देखा था, वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, तो ऐसी कार्बीन को हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। और अदर ऑर्बिटल देखिए हमारे पास एम्प्टी है। उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, जिसमें सेंट्रल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है दो मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप के साथ। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये कैसी स्पीशीज है, प्लेनर स्पीशीज। और इसका बेंट शेप है जो कि हमने अभी ऐसे देखा। और ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्ट नहीं होते, क्योंकि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं उन मटीरियल को जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो आप सिंगलेट कार्बिन को नोट करें, फिर हम चलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन की तरफ। तो चलिए टाइप्स ऑफ कार्बिन में फर्दर हेडिंग लगाएं, ट्रिपलेट कार्बिन। तो आइए हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। इफ टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स are present in different orbitals यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हों वो अनपेयर्ड हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, then the carbene is termed as triplet carbene। यानी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं दो हमारे पास, वो डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट हों, यानी वो अनपेयर्ड हों, तो ऐसी कार्बिन को हम क्या नाम देंगे, ट्रिपलेट कार्बिन। चलिए अब हम ट्रिपलेट कार्बिन के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। कार्बन डाइवेलेंटली बॉन्डेड टू टू मोनोवेलेंट एटम्स या ग्रुप्स, ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो हमें इनको डिफरेंट ऑर्बिटल्स में दिखाना पड़ेगा। एक पी ऑर्बिटल ये और एक इसके परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल ये, यानी डम्बेल शेप्ड।
एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास इस p ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास इस p ऑर्बिटल में। अगर इसको हमने px बोला है तो इसे py बोल देंगे, या इसे px इसे py। और जो कार्बन सेंट्रल कार्बन है ट्रिपलेट कार्बिन में, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो है sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन। और यहाँ इसके साथ सिग्मा बॉन्ड है जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है। तो आइए इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, और अगर हम शेप देखें तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते, हमने पीछे भी डिस्कस किया। तो सिर्फ ये चीज़ रह जाती है, एक आर ग्रुप यहाँ और एक आर ग्रुप यहाँ और बीच में सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन सी शेप हुई? लीनियर शेप। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बीन्स आर लीनियर स्पीशीज। अब देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिटल में है, यानी अनपेयर्ड हैं। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या नाम देते हैं? वेरी नाइस, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। तो हम लिख सकते हैं ट्रिपलेट कार्बीन्स आर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। हमने पीछे देखा कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल को डिटेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिख सकते हैं कि बीइंग पैरामैग्नेटिक ट्रिपलेट कार्बीन्स are detected by ESR spectroscopy। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए एक बार हम ट्रिपलेट कार्बिन के कॉन्सेप्ट को रिपीट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हो यानी अनपेयर्ड हो, तो ऐसी कार्बिन को हम क्या नाम देते हैं? ट्रिपलेट कार्बिन। हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन में जिसमें सेंट्रल कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में, एक px है तो दूसरा py होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, और r से सिग्मा बॉन्ड। हमने देखा कि ट्रिपलेट कार्बिन लीनियर स्पीशीज है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपलेट कार्बिन पैरामैग्नेट है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसी वजह से इन्हें हम डिटेक्ट कर पाते हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड में। तो आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं स्टेबिलिटी की तरफ कि ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो चलिए हेडिंग लगाएं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन्स। हमने दो ही टाइप की कार्बिन को देखा है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। दोनों के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए देते हैं हम। एक इसमें ऑर्बिटल एम्प्टी है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और ये प्लेनर स्पीशीज़ हैं कोवलेंटली बॉन्डेड विद टू मोनोवेलेंट एटम्स, या ग्रुप आर सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होती थी? sp2। अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो हमारे पास वो लीनियर स्पीशीज़ होती हैं, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी हम शो कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। आप इसको खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये हमारे पास इसमें जो p ऑर्बिटल हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हमने देखा कि ट्रिपलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। थोड़ा इसको इधर से ड्रॉ कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ये px है तो ये py हो जाएगा, अदरवाइज वो px है तो वो py। तब देखिए जो मेन कंसेप्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड है। अब इलेक्ट्रॉन्स सिंगलेट कार्बिन में पेयर्ड होने के कारण उनके बीच में यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी क्या नहीं? बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो यहाँ पर नो रिपल्शन।
अगर रिपल्शन होगी भी तो वो बहुत कम होगी, तो हम लिख दें नो रिपल्शन। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने के कारण सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी क्या नहीं, ये बात हम जानते हैं कि रिपल्शन के कारण एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होती है और अट्रैक्शन से कम होती है, ये बात जान लेना। सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी क्या नहीं, और सिस्टम की अगर एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मतलब सिस्टम अनस्टेबल होगा क्या नहीं, या हम बोल सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी क्या नहीं। और यहाँ पर यानी ट्रिपलेट कार्बिन में तो हमारे पास रिपल्शन ही नहीं है, तो सिस्टम की एनर्जी काहे को इंक्रीज करेगी, तो इस वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से सिंगलेट कार्बिन में सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है, या अनपेड होने के कारण सिस्टम की एनर्जी सेम रह रही है। दैट्स वाई ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। तो हम लिख सकते हैं कि जो सिंगलेट कार्बिन है, ये हमारे पास सिंगलेट is less stable than triplet carbene। सिंगलेट कार्बिन। और ऐसा हम नहीं बोल रहे, एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा पाया गया है कि जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बिन का हमने क्या नाम लिखा था शुरू में, जल्दी बोलिए जल्दी, यस मिथाइलिन। तो जो ट्रिपलेट मिथाइलिन है ना, ट्रिपलेट मिथाइलिन वो 8 किलो कैलोरी पर मोल मोर स्टेबल है। 8, ये 8 है यहाँ पर, 8 किलो कैलोरी पर मोल मोर स्टेबल है, किससे, देन सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन 8 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो मोर स्टेबल है सिंगलेट कार्बिन से, या सिंगलेट कार्बिन है वो लेस स्टेबल है ट्रिपलेट कार्बिन से। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं तो कोई भी रिपल्शन नहीं होगी, अगर होगी तो बहुत ही कम होगी। तो इस वजह से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी, और इसीलिए जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो सिंगलेट कार्बिन की कम होती है ट्रिपलेट कार्बिन से। और ऐसा एक फैक्ट ने भी प्रूव किया है कि ट्रिपलेट मिथाइलिन 8 किलो कैलोरी पर मोल मोर स्टेबल है सिंगलेट कार्बिन से। तो आप इसे नोट करें, फिर हम एक इम्पोर्टेंट नोट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए एक नोट लिखें। अभी हमने देखा कि सिंपलेस्ट कार्बिन यानी जो ट्रिपलेट मिथाइलिन्स हैं, ट्रिपलेट मिथाइलिन वो मोर स्टेबल है सिंगलेट मिथाइलिन से, और कितना, 8 किलो कैलोरी। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सब कार्बीन्स में ट्रिपलेट मिथाइलिन सबसे स्टेबल है, बोल सकते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इसका कंपैरिजन जो मैं स्पीशीज़ आपको देने जा रहा हूँ उसके साथ है, अगर किसी और के साथ होगा तो ये स्टेबल होगा किसी भी सिंगलेट कार्बीन से। तो ये देखते हैं, लिखिएगा कार्बीन्स in which the central carbon is attached with 2 atoms and each atom has a lone pair of electrons are somewhat, यानी ज़्यादा नहीं बहुत कम, somewhat stable than methylene ड्यू टू रेजोनेंस। यानी वो
टाइप की कार्बीन जिसमें सेंट्रल कार्बन अटैच हो ऐसे एटम से जिसके पास लोन पेयर हो, वो समवट मोर स्टेबल होता है मिथाइलिन से, मिथाइलिन में ट्रिप्लेट मिथाइलिन से, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। ये देखते हैं हम, कार्बन लोन पेयर डाइवेलेंटली बॉन्डेड विद एटम्स हैविंग लोन पेयर R2N। अब ये बोल रहा है कि ये स्पीशीज मोर स्टेबल है देन मिथाइलिन, ट्रिप्लेट मिथाइलिन से भी और सिंगलेट मिथाइलिन से भी। ऐसा क्यों? वो बोल रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस यहाँ पर कैसे होगा? लोन पेयर इस बॉन्ड पे, और हमारे पास जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एन के पास इलेक्ट्रॉन गए, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, कार्बन लोन पेयर पहले ही से था, नेगेटिव चार्ज और आ गया, और यहाँ पर R2N एज इट इज़। ये भी तो हो सकता था कि ये वाला लोन पेयर इधर आ जाए, तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। R2N लोन पेयर, कार्बन लोन पेयर विद नेगेटिव साइन क्योंकि ये इधर आ गया, डबल बॉन्ड, N पॉजिटिव, R2N पॉजिटिव, और ये स्टेबलाइज हैं बाय रेजोनेंस। अब आर्ग्यू कर सकते हैं कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो थोड़ा सा अनस्टेबल नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर स्पीशीज अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए स्टेबल होने के लिए। दैट्स वाई रेजोनेंस पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल। तो आज के लेक्चर में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।